मेरा नाम सपना है। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती संतान थी। बहुत ही मज़े से ऐशो-आराम की ज़िंदगी काट रही थी। ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मेरे माँ-बाप की मुझ में जान बसती थी। पापा एक बैंक में नौकरी करते थे और मम्मी एक स्कूल में टीचर थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे माँ-बाप तो कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और मैं खुद ही अपना सारा होमवर्क कर लेती थी। स्कूल में भी मैं अपने टीचर्स की सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी। मेरे मम्मी-पापा मेरी बड़ाई लेते नहीं थकते। कहते कि कितनी होनहार औलाद हमें मिली है। मैं किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आते-जाते रास्ते में कोई परेशान हाल मिलता तो फौरन गाड़ी से उतरकर उसकी मदद करती थी। मम्मी-पापा जब मुझे दूसरों की मदद करते देखते तो बहुत खुश होते और मुझे आशीर्वाद देते कि तुम जीवन में हमेशा सुखी रहोगी, क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का एहसास है, तो भगवान तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। मेरे अच्छे व्यवहार के कारण स्कूल में सब मेरे साथ में मिलकर रहते थे, लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक ही थी, जिसे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था और मेरे फ्रेंड अनु को एयर होस्टेस बनने का शौक था। एक दिन पता चला कि मेरी फ्रेंड अनु का बड़ा भाई, जो अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश में सेटल था, तो उसने अपने माँ-बाप और अपनी बहन को भी वही विदेश बुलवाने का सोचा है। ये खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि एक अनु ही थी जिसके साथ मैं हर तरह की बातें कर लेती थी। अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर करती थी। उसके बिना तो मैं एकदम अधूरी थी। अगर वह चली जाएगी तो मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? मैं उदास होती तो अनु मुझे समझाती, तू परेशान मत हो, एक ना एक दिन मैं एयर होस्टेस जरूर बन जाऊंगी और फिर तू उड़ते हुए प्लेन को देखना करना, किसी न किसी प्लेन में मैं ज़रूर बैठी होंगी। अनु की बात सुनकर मैं हँस देती थी और फिर एक दिन अनु विदेश चली गई। ऐसा लगा जैसे मैं अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली। लेकिन धीरे-धीरे मैंने खुद को सँभाला और अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करने लगी। मुझे डॉक्टर बनना था, ये मेरा सपना था, मेरा जुनून था, जिसे मैंने ज़रूर पूरा करना था। ऐसा लगता था जैसे मेरे ऊपर साक्षात भगवान जी का आशीर्वाद है। हर बार मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, मम्मी-पापा को मेरी फ़िक्र रहती थी कि पढ़ाई के साथ-साथ अपना भी ध्यान रखा करो। जब देखो पढ़ाई में लगी रहती हो, इधर मैं तैयार हो रही होती, तो उधर से मम्मी चली आती, अपने हाथों में मुझे नाश्ता कराती। कॉलेज से घर आती, तो मम्मी लॉन में इधर-उधर घूम-घूम कर मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। मैं मम्मी को समझाती कि मम्मी आप टेंशन मत लिया करें, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, खुद का ध्यान रख सकती हूँ। मम्मी मुझे डाँटती और कहती, "क्या खाक ख़्याल रख सकती हो? खाना तक तो टाइम से खाती नहीं हो। बीमार पड़ गई तो फिर अपने डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा कर पाओगी?" मैंने मम्मी के गले में प्यार से हाथ डालते हुए कहा, "ठीक है मम्मी, आगे से जैसा कहोगी वैसा ही करूँगी।" मेरी बात सुनकर मम्मी खुश हो गई। एक दिन पापा भी बोले, "बेटा कभी हमारे पास भी बैठकर 2 बातें कर लिया करो। एक तुम्हारे सिवा दूसरा है ही कौन?" हमारा पापा के शब्दों में मैंने उदासी को महसूस किया था। मैंने, पापा ठीक ही तो कह रहे थे। मैं अपनी पढ़ाई में इतना डूब गई थी कि मम्मी-पापा के अकेलेपन का भी ख़्याल नहीं आया। मेरी आँखों में नमी उतर आई। मैंने मम्मी से पापा से कहा, "सॉरी मम्मी-पापा, अपनी पढ़ाई में मैंने आप लोगों के बारे में कभी सोचा ही नहीं।" उस रात बहुत देर तक मैं अपने मम्मी-पापा से बातें करती रही। बातों-बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। सच, अच्छा समय कितनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब मैं मम्मी-पापा को थोड़ा टाइम देने लगी थी। मम्मी-पापा भी खुश रहने लगे थे। दिन यूँ ही बीत रहे थे। एक दिन मम्मी-पापा को कहीं जाना था। कहने लगे, "सपना बच्चे, आज तुम्हारी मम्मी को और मुझे कहीं जाना है। शाम तक आ जाएँगे। तुम परेशान मत होना। कॉलेज से आकर खाना खा लेना।" मम्मी-पापा मुझे कॉलेज छोड़कर अपने काम के लिए निकल गए थे। कॉलेज जाकर मैं पढ़ाई में लग गई। कॉलेज में सब लोग मुझे पढ़ाकू कीड़ा कहते थे, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी। बस मुझे एक ही जुनून था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। कॉलेज के बाद जब मैं घर आई, तो मम्मी-पापा अभी तक नहीं आए थे। मैंने खाना खाया और आराम करने के इरादे से लेट गई। लेटे-लेटे आँख लग गई। उठी तो शाम हो चुकी थी। मम्मी-पापा अभी तक नहीं आए थे। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मैंने पापा को कॉल किया। पापा का फ़ोन बंद जा रहा था। फिर मम्मी को कॉल किया। मम्मी का नंबर भी बंद जा रहा था। मेरा दिल घबराने लगा था।
किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। घर में अकेले डर महसूस हो रहा था। जिस घर में घुसते ही सुकून मिलता था, उसी घर से डर लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। मम्मी-पापा का कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ हैं। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। डरते-डरते घर से बाहर निकल आई और पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया। उन लोगों ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। शायद वह लोग सो चुके थे, मगर अभी मायूस होकर पलटने ही वाले थे कि तभी दरवाज़ा खुला। आंटी बाहर आई और बोली, "क्या बात है? सपना बेटा, सब ठीक तो है? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो?" मैं बोली, "आंटी, मम्मी-पापा सुबह से किसी काम का कहकर निकले हुए हैं और अभी तक घर नहीं लौटे। उनका फ़ोन बंद जा रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।" आंटी बोली, "सपना बेटा, परेशान मत हो, किसी काम में फँस गए होंगे, सुबह तक आ जाएँगे। तुम जाकर आराम से गेट बंद करके सो जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना।" मैं घर आ गई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। दिल में गलत-गलत ख़्याल आ रहे थे। अपने कमरे में आकर अच्छे से दरवाज़ा बंद करके मैं लेट गई। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी नींद जैसे आँखों से कोसों दूर थी। मन में तो और भी ज़्यादा बेचैनी होने लगी तो मैं उठी और भगवान जी के सामने बैठ गई। भगवान से हाथ जोड़कर मैं अपने माँ-बाप की सलामती की दुआएँ माँगने लगी। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मम्मी-पापा मुझे बिना बताए इतनी देर तक घर से बाहर रहे हों। मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे, जिन्हें मैं बार-बार पोंछ लेती थी। मैंने मन में आते गलत ख़्यालों को अपने दिमाग से झटका और अपने भगवान जी से रो-रो कर दुआएँ माँगने लगी कि मेरे मम्मी-पापा जहाँ भी हैं, खैरियत से रहें। सुबह 5 बजे जाकर मेरी आँख लगी, तो फ़ोन की घंटी से ही मेरी आँख खुली। हड़बड़ाकर देखा तो 10 बज रहे थे। काँपते हाथों से फ़ोन उठाया। उधर से जो कुछ भी कहा गया, उसे सुनकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब मैं बार-बार चीख-चीख कर कह रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या मिलता है किसी के साथ इतना गंदा मज़ाक करके? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, आँखों से लगातार आँसू बह रहे थे। अपने दिल की धड़कन में अपने कानों तक महसूस कर रही थी। फ़ोन करने वाला इंसान कह रहा था, "देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। आप यहाँ आएँ और अपने रिश्तेदारों की पहचान कर लीजिए।" मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मम्मी-पापा मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें तो पता है, मैं उनके बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। फिर भला वह मुझे यूँ बेसहारा छोड़कर कैसे जा सकते हैं? फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर गिर चुका था और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। होश आया तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मम्मी-पापा दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनकी लाडली, उनके दिल का टुकड़ा अकेले इस दुनिया में कैसे रहेगी। मम्मी-पापा की मौत की खबर सुनकर मेरे चाचा-चाची भी गाँव से आ गए थे। वह मुझे समझाते, "बेटा, जो होना था वह हो गया। अब अपनी सोचो, अपनी फ़िक्र करो। अगर ऐसे गुमसुम बैठी रहोगी, कुछ खाओगी नहीं, तो तुम्हारे मम्मी-पापा की आत्मा बहुत बेचैन होगी। उन्हें बहुत दुःख होगा कि उनकी लाडली भूखी है, खाना नहीं खाती, दिन-रात रोती रहती है।" चाचा मुझे समझाते तो मुझे और भी रोना आता। मम्मी-पापा के बिना वहाँ घर-घर नहीं लगता था। धीरे-धीरे करके सारे रिश्तेदार चले गए। बस चाचा-चाची और उनकी बेटियाँ ही रह गई। चाचा-चाची को मैंने ही रोक लिया था। भला मैं अकेले कैसे रहती? चाचा-चाची के आने से घर में कुछ रौनक हो गई थी, लेकिन मम्मी-पापा की कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता था। मैं गुमसुम सी रहने लगी थी। कॉलेज जाती तो वहाँ मन नहीं लगता था। बिना क्लास अटेंड किए पार्क में जाकर बैठ जाती और रोती रहती। ऐसा लगता जैसे अभी मम्मी-पापा कहीं से आ जाएँगे और कहेंगे, "सपना मेरी बच्ची, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो?" लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। बैठे-बैठे शाम हो गई तो आँखें साफ करते हुए उठ खड़ी हुई और घर की तरफ चल दी। घर पर कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा? मम्मी-पापा तो गेट खोलेंगे नहीं, यह कहते हुए कि सपना बच्ची इतनी देर कहाँ लगा दी? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। मम्मी-पापा के बिना वह घर घर ही नहीं लगता था, लेकिन घर तो जाना ही था। मम्मी-पापा के बिना ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी और समय किसी के लिए नहीं रुकते। घर पहुँची तो चाचा जी बाज़ार गए हुए थे और चाची अपने दोनों बेटियों के साथ
मम्मी पापा के कमरे में सो रही थी। चाची को मम्मी पापा के कमरे में सोते देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कहा। चाची हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैंने कहा, आप मेरे कमरे में जाकर सोइए, मम्मी पापा के कमरे में मैं सोऊंगी। चाची तो चुपचाप निकल गई, लेकिन चाची की बेटियां मुझे घूरते हुए निकल गई। मैं परवाह ना करते हुए मम्मी पापा के कमरे में आ गई और मम्मी पापा की तस्वीर को लेकर बेड पर लेट गई और बहुत देर तक उन्हें याद करती रही। फिर मैं कब सो गई थी मुझे पता ही नहीं चला। यह चाचा ने ही आकर मुझे जगाया था। मैं उठी तो चाचा बोले, सपना बच्चे, इस तरह खुद को परेशान करने से क्या फायदा? अपने मम्मी पापा की आत्मा को दुखी मत करो। खुश रहोगी तो आपकी मम्मी पापा की आत्मा भी खुश रहेगी। जब चाचा ने मुझे सपना बच्चे कहकर बुलाया तो ऐसा लगा जैसे पापा मुझे पुकार रहे हैं। चाचा, मैं मुझे अपने पापा नजर आए थे। मैं एकदम चाचा के सीने से लग गई और रोने लगी थी। चाचा मुझे बहुत देर तक तसल्ली देते रहे और समझाते रहे कि सपना बच्चे, दुनिया में जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। जाने वाले के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। डॉक्टर बनो। चाचा के समझाने का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। मुझे में आया कि चाचा ठीक कहते हैं। मम्मी पापा को याद करते करते मैं राह से भटक गई थी। मैं मम्मी पापा के सपने को ही भूल गई थी। उनका तो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। अगर इस तरह मैं खुद को बर्बाद कर लूंगी तो मम्मी पापा कितना दुखी होंगे। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को दुखों से उतारना शुरू कर दिया। मम्मी पापा की याद को दिल के किसी कोने में छुपा लिया और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी। चाचा और चाची अब मेरे साथ ही रहने लगे थे। चाचा मुझे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल पापा की तरह। मुझे कोई भी काम पड़ता तो मैं चाचा से ही कहती थी। उस दिन भी मैंने कॉलेज की फीस भरनी थी तो मैंने चाचा से ही कहा था कि चाचा, मुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है, कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे चाचा कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर बोले, ठीक है सपना बेटे, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। यह कहकर चाचा काम पर चले गए थे। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी जब चाची ने तेज आवाज में मेरा नाम लिया था। उन्होंने कहा, सपना, तुझे शर्म नहीं आती अपने चाचा से अपनी फीस के लिए पैसे मांगते हुए? तुझे तो पता है तेरे चाचा छोटी मोटी सी नौकरी करते हैं जिससे घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। तेरी कॉलेज की फीस के लिए हजारों रुपए कहाँ से आएंगे? बस बहुत हो गई तेरी लिखाई पढ़ाई लिखाई बंद कर और कहीं नौकरी ढूंढ जिससे कि घर में चार पैसे आए। मुझे चाची की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में बिना नाश्ता किए कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन जब ठंडे दिल और दिमाग से सोचा तो चाची की बातें सही लगी। चाची ठीक ही तो कह रही थी। चाचा तो खुद बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, इसलिए ज्यादा काम नहीं मिलता। मुझे अपने चाचा पर तरस आ गया। मेरे चाचा जी मुझसे कितना प्यार करते थे। मेरे एक बार कहने से ही वह मेरी फीस देने के लिए मान गए। पता नहीं कहाँ कहाँ से उधार मांगकर पैसे लाए थे। पता नहीं कहाँ-कहाँ से उधार मांगकर पैसे लाएंगे, तब मेरी फीस भरेंगे। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं थी कि दूसरों को तकलीफ में डालकर मैं डॉक्टर बनूं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया और फिर इधर-उधर नौकरी ढूंढने लगी। नौकरी के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और जल्द ही मुझे एक नौकरी भी मिल गई। जब चाचा ने सुना तो बहुत गुस्सा हो गए। कहने लगे, सपना बेटे, यह तूने ठीक नहीं किया। तुझे भैया भाभी का सपना पूरा करना था। पैसों की चिंता क्यों करती है? मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेता। लेकिन मैंने चाचा को समझा दिया कि चाचा कोई बात नहीं, जब घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी। धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे। घर के हालात सुधरने लगे थे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। सर में दर्द था, हल्का सा बुखार आता था। चाची मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, कहा कि मौसमी बुखार है, जल्दी उतर जाएगा। लेकिन चाची अब मुझे हर रोज शाम को एक गोली दे देती थी कि इसे खा लो, तुम्हारे शरीर में ताकत रहेगी और तुम्हें बुखार नहीं आएगा। मैंने चाची से कहा, अब मैं ठीक हूँ, मुझे दवा खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाची तब भी मुझे एक गोली जरूर खिला देती थी। चाची के जबरदस्ती करने पर मैं वह गोली खा लेती थी। लेकिन मैंने महसूस किया था कि कुछ दिनों से मेरा रंग काला पड़ता जा रहा था। मैंने सोचा हो सकता है कि बुखार आने की वजह से रंग काला पड़ गया हो। मैंने ध्यान नहीं दिया कि खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होने की बजाय
चेहरा और ज़्यादा खराब होता गया। रंग काला होने के साथ-साथ अब चेहरे पर पिंपल भी निकलने लगे थे, जो बाद में निशान छोड़ जाते थे, जिससे कि चेहरा बहुत ज़्यादा बदसूरत लगने लगा था। चाचा को मेरी शादी की फ़िक्र थी, लेकिन जो भी लड़के वाले मुझे देखने आते, वह मेरे चेहरे को देखते ही मना कर देते। यहाँ तक कि मुझसे छोटी चाची की दोनों बेटियों की भी शादी हो गई। जो लड़के वाले मुझे देखने आए थे, वही लड़के वाले मुझे रिजेक्ट करके चाची की बेटियों को पसंद कर गए थे और अब तो मैंने शादी नहीं करने का फैसला कर लिया। रिजेक्ट होने का क्या दुःख होता है, मैं उससे बार-बार गुज़रना नहीं चाहती थी। मैंने चाचा-चाची को साफ मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन चाची कहती थी कि अब मेरी जल्दी से शादी हो जाए और मैं इस घर से निकलूं। मगर मैंने कड़े शब्दों में कह दिया था कि अगर मुझसे किसी ने शादी के लिए कहा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर डर के मारे चाचा ने मुझ पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला। चाची भी चुप हो गई थी। शायद चाचा ने उन्हें समझा दिया था। एक दिन चाची ने मुझे एक क्रीम लाकर दी। कहने लगी, ये क्रीम अपने चेहरे पर लगाओ। 8 दिन में तुम्हारा चेहरा साफ हो जाएगा। मैं मना करती रही, लेकिन चाची ने मेरी एक ना सुनी और कहने लगी, बस आखिरी बार मेरी बात मान लो, फिर भले ही मेरी कोई बात मत मानना। चाचा भी कहने लगे, बेटा जब तुम्हारी चाची इतने यकीन से यह क्रीम तुम्हें दे रही है, तो लगा लो, लगाने में हर्ज ही क्या है। और सोने से पहले वह क्रीम मैं लगा लिया करती थी। लेकिन चाची ने मुझसे कहा था कि तुम्हें कभी भी शीशा नहीं देखना है, नहीं तो इस तरह क्रीम का असर चला जाएगा। मुझे चाची की ऐसी बातों पर हंसी आ गई। सजने-संवरने का तो मुझे वैसे ही शौक नहीं था, इसलिए शीशा न देखने की शर्त ऐसी कोई खास बड़ी शर्त नहीं थी। मैंने चाची की बात मान ली, लेकिन एक दिन जब मुझे देखने वाले लड़के आए और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, तो सच में मुझे चाची की बातों पर यकीन हो गया कि हाँ, चाची ने जो क्रीम मुझे दी है, वह सच में असर करती है। मेरी होने वाली सास ने मेरी बहुत तारीफ की थी, कहने लगी, इतनी सुंदर बहू तो हमें मिल ही नहीं सकती। हमारे तो भाग्य खुल गए, जो ऐसी बहू हमें मिली। और फिर मैं अंकित की दुल्हन बनकर अंकित के घर आ गई। जब दुल्हन बनी थी तो खुद को देखने का बहुत मन था, लेकिन चाची की बात याद आ गई कि शीशा मत देखना, नहीं तो तुम्हारी शक्ल खराब हो जाएगी। इन बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को रोके रखा कि कहीं सचमुच ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी खराब शक्ल देखकर मेरे पति मुझसे नफरत करे। अंकित की फोटो देखकर ही मुझे अंकित से अपनापन हो गया था। मैं दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठी अंकित का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में अंकित अंदर आ गए थे। उन्होंने मुंह दिखाई में मुझे हीरे की अंगूठी पहनाई थी। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए मुझसे ढेर सारे वादे किए थे। उनकी प्यार भरी बातें सुनकर मेरे दिल में सुकून उतरता चला गया था। पूरी रात अंकित मुझ पर अपनी मोहब्बतों की बारिश लुटाते रहे और मैं उनमें भीगती रही। अंकित के साथ ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, कभी सोचा ही नहीं था। अंकित मेरा ऐसे ध्यान रखते जैसे मैं कोई काँच की गुड़िया हूँ। अंकित की माँ भी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैंने घर के सारे शीशे हटवा दिए थे। डर लगता था कि कहीं मैं बदसूरत ना हो जाऊँ और अंकित मुझे अपनी ज़िंदगी से ना निकाल दे। अंकित ने तो मुझसे शीशे निकलवाने की वजह पूछी थी, लेकिन मैंने अंकित को टाल दिया। लेकिन अंकित जब मेरे पीछे ही पड़ गए, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर अंकित बहुत हँसे थे और फिर उन्होंने एक शीशा मेरे सामने रख दिया। अपनी शक्ल देखते ही मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बल्कि वैसे की वैसी बदसूरत शक्ल थी, जो पहले थी। इसका मतलब अंकित ने मुझे मेरी बदसूरती के साथ अपनाया था और मैं पागल यह सोच रही थी कि अंकित ने मुझे मेरी सुंदरता की वजह से अपनाया है। मुझे इस तरह हैरत में देखकर अंकित ने मुझे अपने करीब कर लिया और प्यार से मेरे बालों को संवारते हुए बोले, सपना मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं, तुम्हारे दिल से मोहब्बत है, तुम्हारी आत्मा से मोहब्बत है। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। शायद तुम्हें याद ना हो, एक बार मेरी माँ मार्केट गई हुई थी, वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई, तो तुम्ही ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। डॉक्टर से बात की थी और जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं गया था, तुम हॉस्पिटल में ही रहे थे। मैं अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं भागा-भागा हॉस्पिटल आया था और अपनी माँ से मिलने माँ के रूम गया था। जब तुम्हें पता चल गया था कि जिस औरत को तुमने एडमिट कराया है, उसका बेटा आ गया, तो तुम चली गई थी। लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था कि तुमने मेरी माँ की जान बचाई।
लेकिन तुम जा चुकी थी। फिर हॉस्पिटल से तुम्हारा एड्रेस निकलवा कर मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही तुम मुझे रास्ते में मिल गई थी। तुम छोटे-छोटे गरीब बच्चों की मदद कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसी वक़्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। फिर ऐसा अक्सर होने लगा था। तुम जब भी कॉलेज जाती, तो मैं तुम्हें एक नज़र देखने ज़रूर आता था। कुछ दिनों के बाद तुम मुझे परेशान लगने लगी थी। आँखें भी तुम्हारी लाल-लाल थी, जैसे तुम रोती रही हो। इधर-उधर से पता करने पर पता चला कि तुम्हारे मम्मी-पापा की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। मुझे बहुत दुःख हुआ था। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि बिना जान-पहचान से तुम मुझसे बात तक नहीं करोगी, इसलिए नहीं आया और मन मारकर रह गया। फिर पता चला कि तुमने कॉलेज जाना बंद कर दिया है। मैं भी अपने बिज़नेस में थोड़ा उलझ गया था। बिज़नेस नया-नया स्टार्ट किया था, इसलिए उसको सेटल करने में बिज़ी हो गया था। उसको करते-करते 2 साल गुज़र गए, लेकिन इन 2 सालों में मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला था। जब मेरी माँ ने मुझसे शादी के लिए पूछा, तो मैं बेझिझक मैंने तुम्हारा नाम ले लिया था। मैंने मम्मी को बताया था कि ये वही लड़की है जिसने आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। मम्मी भी खुश हो गई थी क्योंकि तुम मम्मी को भी बहुत पसंद आई थी। एक बार मैंने तुम्हें रास्ते में देखा था। तुम्हारी शक्ल पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल से नहीं तुमसे मोहब्बत थी और इसीलिए मैंने मम्मी को तुम्हारे घर हमारे रिश्ते के लिए भेजा। और देखो, आज तुम मेरी बीवी बनकर मेरे पास हो। मैं मुंह खोले अंकित की बातें सुन रही थी। आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। किस्मत इतनी मेहरबान हो जाएगी सोचा ही नहीं था। मैं अंकित के सीने से लग गई। अंकित ने भी अपनी बाहों का घेरा तंग कर लिया। जिंदगी यूं ही हंसी खुशी से गुजरने लगी थी। तभी एक दिन चाचा जी हमारे घर आए। कहने लगे, तुम्हारी चाची की तबीयत बहुत खराब है। वह तुमसे मिलना चाहती है। मैं चाची के पास पहुंची तो चाची ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। कहने लगी, सपना मुझे माफ कर दो। तुम्हारी शक्ल खराब करने के पीछे मेरा ही हाथ है, क्योंकि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे चाचा के पास कोई काम नहीं था और तुम्हारी 2-2 बहनें थी जिनकी शादियां करनी थी। तुम नौकरी करती थी और अच्छे पैसे कमाती थी। अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो फिर मेरी बेटियों का क्या होता? इसलिए मैंने सोचा कि तुम ऐसे ही घर पर बैठी रहो, पैसे कमाती रहो और मेरी बेटियों की शादी अच्छे घर में हो जाए। इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ गोलियां खिलाई थी और तुम्हारी शक्ल खराब हो गई थी और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। इसलिए मैं चाहती थी कि अब तुम्हारी भी शादी हो जाए और फिर इसीलिए मैंने तुम्हें क्रीम लाकर दी थी, जैसे कि तुम्हें लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो और तुम फिर शादी के लिए मान जाओ, क्योंकि तुमने शादी के लिए मना कर रखा था। वह क्रीम कोई गोरा करने वाली कोई क्रीम नहीं थी, बल्कि वह तो वैसे ही मामूली सी सनस्क्रीन थी, जो कि एक छोटी-सी डिब्बी में डालकर मैंने तुम्हें दे रखी थी। और फिर भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि अंकित की माँ तुम्हें पसंद कर गई। लेकिन अब मेरा समय पूरा हो चुका है। भगवान के घर जाने से पहले तुम मुझे माफ़ कर दो, तो शायद भगवान भी मुझे माफ़ कर देगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज़ सपना बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने चाची को माफ़ कर दिया, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ जो किया था, भगवान ने जो कुछ मुझे दिया था, मैं उससे बहुत खुश थी। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अंकित और मैं घर आ गए थे। अंकित मुझे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए। कुछ समय तक मेरा इलाज चला और मेरा चेहरा फिर से वैसा का वैसा हो गया था। अंकित ने मुझे एक सरप्राइज़ और दिया। कहने लगे कि तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करो और अपना और अपने मम्मी-पापा का सपना पूरा करो। उन्होंने मेरा कॉलेज में फिर से एडमिशन करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। धीरे-धीरे समय गुज़रता गया और मैं एक डॉक्टर बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी-पापा का और मेरा जो सपना था, मेरा जो जुनून था, वह पूरा हो गया था। लेकिन मेरे दिल को इतना तो विश्वास था कि अंकित मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। वह मेरी खूबसूरती से नहीं, वह मेरे शरीर से नहीं, वह मेरी आत्मा से मोहब्बत करते हैं। मुझे ज़िंदगी में और क्या चाहिए था? मेरी ज़िंदगी हँसी-खुशी अंकित के साथ गुज़रने लगी थी। दोस्तों, तुम किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, तो भगवान भी तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। तुम्हें इतनी खुशियाँ देगा कि सँभाले नहीं सँभलेगी और भगवान ने मेरी भी झोली खुशियों से भर दी थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है, तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।